अब मैं इस श्रृंखला में हमारे दिल्ली से पधारे हुए प्रोफेसर कीर्तिकांत शर्मा, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, पांडुलिपि का किस तरीके से क्रमिक विकास हुआ उसके ऊपर आज आपका एक व्याख्यान होगा। और मैं गुरुजी से उसी के साथ में एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर पांडुलिपि का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन लिपि के बिना पांडुलिपि का कार्य नहीं हो पा रहा। तो लिपि में जो हमने यहाँ पर कठिनाई देखी और लिपि से संबंधित, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जगह जगह जाकर के लिपि प्रशिक्षण के लिए विद्यालयों से बात की, महाविद्यालयों में या अन्यत्र जो लिपि सीखना चाहते हैं, तो इस तरीके के हम चाहते हैं कि लिपि का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू कराया जाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आप संपूर्ण जीवन आपने पांडुलिपि क्षेत्र में दिया है। मैं चाहता हूं कि आपके सहयोग से राजस्थान संस्कृत अकादमी लिपि और पांडुलिपि के भी साथ आपसे जुड़ सके और राजस्थान में इस ज्ञान का फैलाव कर सके। अपने वक्तव्य में आप इसको समावेश करते हुए हमें नवीन दिशा और ज्ञान प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर साहब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अकादमी की निदेशक डॉक्टर सरोज कोचर महोदया, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, राजकुमार जोशी जी, महाराज जी और इस कार्यक्रम के समन्वयक बहुत ही स्नेही हमारे सुरेंद्र जी और साहू जी, और सबसे नाम से थोड़ा मैं परिचित नहीं हूँ, इसलिए उपस्थित सभी विद्वद्गण और उपस्थित सभी छात्र वृंद, सभी को अभिवादन मेरा। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि बहुत समय बाद मैं आज इधर जयपुर में आया हूँ। बहुत पहले एक दो समय का मुझे ध्यान है कि संस्कृत एकेडमी की तरफ से वैदिक सम्मेलन हुआ था। बहुत पहले, उस समय राधे श्याम शर्मा जी हुआ करते थे। मुझे नाम भी याद आ गया, पता नहीं कैसे, करीब मैं समझता हूँ 25-30 साल की तो बात होगी पुरानी। उसी सम्मेलन में आया था मैं। हमारे गुरुजन लोग भी थे, रामजी लाल जी पारीवाल जो बरूदरी में पढ़ाते थे, और बहुत सारे विद्वान थे। उसके बाद शायद एक बार बस लाडनू गया हूँ और यहाँ बहुत समय बाद आया हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, आप लोगों ने दिया, तो इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और वो भी ऐसे मुख्य कार्य के लिए कि जो बहुत समय से प्रायः लुप्त सा ही रहा। इस पर दक्षिण भारत में तो थोड़ा बहुत कार्य रहा, लेकिन उत्तर भारत में कुछ गिनी चुनी जगहों में ही होता था। जैसे बनारस में संपूर्णानंद में बहुत 1 लाख से ऊपर पांडुलिपियाँ हैं, तो वहाँ कुछ लोग करते थे। या एक BBRI विश्वेश्वरानंद शोध संस्थान होशियारपुर में, ऐसे कुछ ही उत्तर भारत की जगह थी। कुछ मथुरा में भी वृंदावन शोध संस्थान है, ऐसी जगहों में कुछ कहीं कहीं चल रहा था, और बाकी दक्षिण भारत में ही अधिक था। और जबकि राजस्थान में तो बहुत ही परंपरा रही, और इतनी पांडुलिपियाँ सबसे अधिक राजस्थान में हैं। तो और वैसे यहाँ का राजस्थान का योगदान भी बहुत है, क्योंकि डॉक्टर सत्येंद्र की पांडुलिपि संपादन की पुस्तक बहुत ही प्रचलित है, और उसके पहले कोई पुस्तक ही नहीं थी। हम लोग भी उसका बहुत सहारा लिए हैं, ये समझ लीजिए। उसके बाद तो फिर कई पुस्तकें आ गई हैं और चल रही हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसको आपने उठाया है। तो मैं क्या कहूँ, मैं आपके इस विषय में तो बहुत ही उत्तम कार्य आप लोग कर रहे हैं, और मेरी आप लोगों के प्रति बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि इसको जितना भी आगे से बढ़ाया जाए बढ़ाएं, और मेरा जो भी सहयोग होगा
वैसे मैं बाहर जाता नहीं हूँ, बहुत कम ही, अब तो जाना छोड़ ही दिया है। सुरेंद्र जी से मैंने कहा भी था, मैंने कि मुझे मत बुलाइए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आना ही पड़ेगा, तो मैं आ गया। तो लेकिन विशेष कार्य की दृष्टि से तो मुझे बहुत ही आनंद आया कि आप लोग इस ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो अब इसमें मैं अधिक क्या कहूँ, आप लोग बहुत कुछ जानकार हैं इस विषय के, इसमें कार्य भी कर रहे हैं बहुत समय से, फिर भी कुछ अपने शब्द में रख देता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ, पहले पांडुलिपि में भी लिपि शब्द का प्रयोग है, लेखन ही मुख्य चीज़ है हमारा, तो लेखन के ऊपर चर्चा थोड़ी सी करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे आधुनिक लोगों ने हमको यही बताया कि सब लेखन पाश्चात्यों से ही हमें प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले लेखन की परंपरा उन्हीं के यहाँ हुई है, हमारे यहाँ दिखाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, जबकि हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। तो लोग अधिकतर वहीं की परंपरा को बताते हैं कि जी मिस्र में, सुमेर में, मूसा क्या है वो, मैं तो नाम भी बोल नहीं पाता हूँ, मोसापोटामिया क्या नाम है जो भी है, नाम भी याद नहीं रहते हैं। तो ऐसे, और कि जी चीन में कागज़ बना ईसवी सन के 100-200 वर्ष पहले, तो कागज़ बना तभी लिखना शुरू हुआ, इससे पहले लेखन का कुछ था ही नहीं, तो सब उसी को ही गाते हैं जो भी है, और वही लेख मिलता है। अधिकतर नेट पर भी देखते हैं तो उसी का वर्णन मिलता है। हमारे लेखन की परंपरा को कोई बताता ही नहीं है, उसको कोई देखता ही नहीं है, जैसे पता नहीं। अब कुछ लोगों ने शुरू भी किया है तो वो महाभारत काल तक ही उसको लेते हैं, उसके आगे भी नहीं ले रहे हैं, जबकि ये परंपरा हमारी सृष्टि से ही आरंभ होती है। तो मैं उसी चीज़ को कहना चाहूँगा कि हमारे संस्कृति के, हमारे धर्म के जो मुख्य हैं वेद, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम, तो अखिलो वेदः अस्माकं धर्मस्य मूलम। वेद ही हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारे सब कुछ उसका मूल है, और वेद से ही सारी चीज़ें निकली हैं मुख्य रूप से। तो आदि, और इस चीज़ को सभी लोग मान रहे हैं। विदेशी लोगों ने भी माना कि ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक है। हम पुस्तक नहीं कहते, स्वामी दयानंद जी ने भी उसको पुस्तक लिखा है, हम पुस्तक बिल्कुल नहीं कहते, पुस्तक नहीं है वो। वेद तो हमारा धर्म ग्रंथ है, पुस्तक तो बहुत सीमित हो जाती है, एक जिल्द में जो बंध गई वो पुस्तक हो गई। और ग्रंथ हमारे जो होते थे वो खुले होते थे, बंधन नहीं होता था उनमें, कहीं भी बंधन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए वो तो बहुत विस्तृत रूप है वेद का तो। और जैसा कहते हैं कि वेद हमारा एक ही था, वेद महाभारत काल के बाद वो विभाजित हुआ है, व्यास जी ने उसको विभाजन किया है, जो चारों वेदों के रूप में, वेदत्रयी भी कहते हैं, ऋग यजुः साम के रूप में, और चौथा अथर्ववेद भी हमारा उसी तरह से चारों वेदों की परंपरा आई है। तो जब वेद की हमारी ये परंपरा सबसे आदि है, तो ठीक है, कहते हैं जी ये तो श्रुति है, वेद का नाम एक श्रुति भी है कि जी सुन सुन करके ही परंपरा चलती थी। तो श्रुति परंपरा से हम लोग आगे कंठस्थ करते थे, और प्रतिपद का पाठक्रम चलता था। छात्र को जब पढ़ाते थे तो एक एक पद पढ़ाते थे, जैसे कोई भी मंत्र का गणा नाम तुवा, गणा नाम एक पद है, तुवा एक पद है, तो एक एक पद करके ही पढ़ाते थे और उसको याद कराते थे, क्योंकि पूरा मंत्र एकदम कोई याद नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रतिपद पाठ का एक प्रचलन था आदिकाल से ही। तो वेद को कंठस्थ करने की परंपरा तो थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, श्रुति परंपरा थी। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये कहें कि जी हमारे यहाँ लिखने की परंपरा नहीं थी, ये तो बहुत बाद में आई, जैसा हमें आधुनिक लोगों ने बताया है। लेकिन लिखने की परंपरा है, और उसका ही प्रमाण मैं देना चाहता हूँ। उसको कोई माने या ना माने, लेकिन हमारे संस्कार इस चीज़ को बताते हैं। जब वेद की परंपरा है तो वेद पढ़ने के लिए हमें उपनीत होना पड़ता है, तो उपनयन संस्कार होता है बच्चे का, क्योंकि बिना उपनयन के और उपनयन के बाद संध्या वंदन के वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। तो संस्कार हमारे वेद से ही जुड़े हैं, और उसमें उपनयन संस्कार के लिए सभी कुछ आयु तक भी लिखी है, सब चीज़ें उसमें स्पष्ट रूप से गृह्य सूत्र में हमें मिलती हैं। अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयेत,
एकादश वर्षम राजन्यम, द्वादश वर्षम वैश्यम। तो इसी तरह से हर वर्ग के लिए आयु भी अलग अलग निर्धारित की गई। क्यों? अब जैसे कह देते हैं नहीं, सबको उपनयन का अधिकार है। अगर ऐसा होता तो ऋषि सीधे ये न लिख करके अष्टवर्षम माणवकम उपनयेत ये लिख देते। माणवक माने कोई भी बालक का उपनयन। तो अब हम ऋषि परंपरा जब मानते हैं, आर्ष परंपरा मानते हैं, हम आर्ष तो कहते हैं लेकिन उस चीज को हम मानते नहीं है ऋषि के वचनों को। तो वहां जब स्पष्ट ये चीज दी हुई है तो वो इसी कारण से कि वो ब्राह्मण बालक उस संस्कार में पढ़ता था तो उसको जल्दी उपनयन का वो दिया है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ अग्निहोत्र, उनके यहाँ वेद का पठन पाठन, उनके यहाँ शास्त्रों का पठन पाठन चलता ही रहता था। इसलिए उसका प्रभाव होने के कारण से उसको उपनयन हम अष्टवर्ष नहीं है बल्कि गर्भाष्ट में भी लिखा है 7वें वर्ष में, और ब्रह्मवर्चस कामस्तु पंचमे 5 में भी दिया है। तो इसीलिए ये सब चीजें हमारे ऋषियों ने हमारे गृही सूत्रों में स्पष्ट दी हुई है। तो वेद पढ़ने का जो क्रम है वो उपनयन संस्कार से, तो संस्कार जैसे उपनयन ही नहीं है, 16 संस्कार हैं और 24 संस्कार भी हैं, 40 भी हैं, कई प्रकार से शाखाओं के अनुसार बहुत कुछ इसमें अंतर भी है, लेकिन 16 को हम मुख्य मानते हैं। तो 16 संस्कारों में आधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और इसके बाद जात कर्म और एक नामकरण संस्कार आता है। तो नामकरण संस्कार जब नाम रखा जाता है बच्चे का तो हम उसमें 5 नाम रखते हैं, कहते हैं 5 नाम। आज तो लोग एक अक्षर बता करके उस पर 5 नाम बता देते हैं जी, 5 नाम रख दिए। लेकिन वहाँ 5 नाम का अर्थ ये नहीं है कि एक अक्षर पर ही 5 नाम रख दिए जो नक्षत्र का नाम हुआ। वहाँ अलग अलग वर्णन दिया हुआ है। इष्ट नाम, हमारे कुल के जो कुल देवी हैं या कुल देव हैं उनके ऊपर पहला नाम इष्ट नाम। उसके बाद नक्षत्र नाम, जो नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आया उसका जो अक्षर हुआ उसके ऊपर नाम नक्षत्र नाम। फिर एक मास नाम होता है, मास के आधार पर हर मास के अलग अलग नाम हैं। तो मार्गशीर्ष मास से लेते हैं अच्युत, कृष्ण, वैकुंठ, अनंत, इस तरह से नाम है, जनार्दन। तो उस तरह से मास नाम 3 हो गए। और चौथा व्यवहार नाम, और 5वां प्रिय नाम, जो हम प्रिय नाम रख देते हैं बोलने के लिए, किसी का कुछ भी नाम छोटा सा नाम रख देते हैं। तो इस तरह से 5 नाम की परंपरा ये हमारी संस्कार के ही अंतर्गत है, जो नामकरण संस्कार है। तो अब ये 5 नाम रखने के बाद नाम रख दिए, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा होती है। अब कहीं आपने देखा नहीं होगा कि नामों की प्रतिष्ठा करने की परंपरा, उसकी भी प्रतिष्ठा होती है कि जिससे उस नाम में प्रतिष्ठित हो, और उस बच्चे का कहते हैं ना यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण भी आना चाहिए। तो जैसे हम देवताओं की प्रतिष्ठा करते हैं मूर्तियों की, ऐसे ही नाम की भी प्रतिष्ठा करते हैं। तो उसकी भी परंपरा है जो आज दिखाई नहीं देती है। अब क्षेत्र विशेष से उसमें थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। जैसे कहीं कहीं वस्त्र पर, पट पर चंदन से या अष्टगंध से नाम लिख करके 5 और उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की जाती है। मनोजूत्र मंत्र से या ये तंते देव वगैरह मंत्र से प्रतिष्ठित करके, जिससे कि बच्चे के अंदर वो आए, उसका प्रभाव आए। तो कपड़े पर भी, कांस्य पात्र में भी, कांस्य पात्र में भी लिख करके उसकी प्रतिष्ठा करने का प्रक्रिया है, चंदन से या जैसे भी। और कहीं कहीं प्रक्रिया ये भी देखा कि उसमें अक्षत प्रसारित करके और उसमें नाम लिख करके एक एक करके उसकी भी प्रतिष्ठा की प्रक्रिया हमें मिलती है, जो हमें गुरुजनों से प्राप्त हुई। तो अब ये लेखन की परंपरा हमारी आदि हो गई। ये तो एकदम आदि, सृष्टि के आरंभ में जब वेद का आरंभ हो गया तो संस्कार भी हमारे वेद पढ़ने के लिए आवश्यक हैं। तो लिखने का सबसे पहला नामकरण संस्कार, जिसको कोई चर्चा ही नहीं करता है इस बात की, और मैं इसको सबसे पहला प्रमाण मानता हूँ, क्योंकि नामकरण संस्कार ये गृह सूत्र में भी दिया हुआ है। तो
उसके प्रकार से ये परंपरा हमारे यहाँ आ रही है। इसके बाद बच्चा जब 3 वर्ष का लगभग हो जाता है तो अक्षरारंभ संस्कार भी करते हैं। अक्षरारंभ में भी अक्षर लेख करके, चाहे पट्टी पर लिखाएं, चाहे किसी पर भी भूमि पर लिखाएं, या जैसे भी करें अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार। तो अधिकतर पट्टी पर ही लिखाने की परंपरा रही, तो उस पर या कांस्य पात्र में भी लिखने की परंपरा रही। तो लेखन का ये दूसरा प्रकार है अक्षरारंभ संस्कार। तो ये परंपराएं हमारी सबसे आदि हैं, जिसको लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो लेखन की परंपरा सबसे पहले हमारी ही है। बेशक वेद का पढ़ना पढ़ाना कंठस्थ रहा, गुरुमुख से सुन करके ही याद किया है, लेकिन लेखन की परंपरा भी साथ में है। अब इसके बाद वाल्मीकि रामायण में भी एक उदाहरण हमें मिलता है, सुंदरकांड में 36वें अध्याय का शायद दूसरा श्लोक है। तो उसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, जो अंगूठी हनुमान जी के द्वारा भेजी गई थी उस पर भी श्री राम लिखा हुआ था। तो वो वहाँ पर लिखा हुआ है, राम नामांकितम चेदम पश्य देव्यंगुलीयकम, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो वो उंगली पर भी जब श्री राम लिखने की परंपरा होगी तभी तो लिखेंगे, नहीं तो कैसे लिखा जाएगा। तो इसलिए लिखने की परंपरा हमारे यहाँ, अब ये विषय त्रेता युग का है। अब समय निर्धारण करने वाले जो भी कहें कि जी ये 5000 साल की बात है या 10,000 साल की बात है, पर ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाखों की बात है, क्योंकि एक एक युग 4,32,000 का है। ज्योतिष शास्त्र की गणना गलत नहीं है बिल्कुल भी। और धीरे धीरे जो लोग जांच कर रहे हैं, आजकल खूब रिसर्च चल रही है, इन विषयों पर शोध चल रहा है, वो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जी ये 1,00,000 वर्ष पुराना ये कंकाल मिला है, ये फलाने इतने साल 1000 वर्ष पुराना। तो वो चीज़ें आ रही हैं सामने धीरे धीरे, क्योंकि अब लोगों की थोड़ा बुद्धि बनी है। पहले तो ये था कि वो अंग्रेज लोग हमारी चीज़ को भी अपना बना करके ही बोलते थे और अपना ही सब कुछ दिखाते थे, और जो ऐसे कम्युनिस्ट हमारे इतिहासकार रहे कि उन्होंने भी जो है उस चीज़ को, हमारी चीज़ को दबाया और उन चीज़ों को ही ज़्यादा दिखाया। अब इतिहास में भी इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये चीज़ भी आई। इसके साथ साथ सेतु बंध पर भी पत्थरों पर श्री राम लिखा गया है। तो वहाँ भी अब कुछ लोग कहते हैं जी श्री राम लिखा है इसलिए वो तैरते थे, लेकिन जो साइंस वाले लोग हैं उन्होंने रिसर्च भी किया है कि वो पत्थर जो है उसकी विशेषता थी। वो पत्थर का नाम कुछ ऐसे ही बताया, मुझे तो नाम याद नहीं रहता, अंग्रेजी में कुछ नाम है, पेरूमिस क्या नाम, कुछ इस तरह का कुछ नाम है उसका, कि वो ज्वालामुखी से कुछ उससे बन करके वो बनता था, छेद छेद का सा पत्थर के अंदर से ये खोखला होता है, उसमें वायु भर जाती है, इसलिए पत्थर तैरते हैं। तो खैर ये भी होगा जो भी है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन्होंने खोज तो की, तुम तो अभी तक खोज नहीं कर पाए उस चीज़ की। तो अब चाहे कुछ भी हो, पर उस पर श्री राम भी लिखा गया था। तो लेखन की परंपरा ये त्रेता युग की है, उस समय की भी है। अब हम आ जाते हैं, अब हम आएंगे महाभारत काल पर। तो आपने भी बताया और सब लोग कहते हैं महाभारत काल में गणेश जी ने जो है महाभारत का लेखन किया ही है, व्यास जी ने उनको बुलाया, जैसा भी है वो भी उल्लेख आदि पर्व में सब मिलता है कि गणेश जी से कहा गया लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तभी लिखूंगा, मेरी लेखनी नहीं रुकनी चाहिए। वो सब बातें आप जानते ही हैं, लगभग आदि पर्व में दी हुई है। तो लेखन का विशेष कार्य महाभारत से हुआ है, लेकिन लेखन हमारा आरंभ से ही प्रारंभ है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। ये प्रमाण भी अकाट्य है, ऐसी बात नहीं है। अब इसका कोई वैसे ना रूप मिले, लेकिन ये रूप भी प्रामाणिक है। फिर महाभारत काल से हम चलते हैं। तो महाभारत का लेखन भी, जब महाभारत व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा है, तो एक लिखने की परंपरा ये भी है। अब जैसे हम ये कहते हैं जी मिस्र की या चीन की या मेसोपोटामिया वगैरह, सुमेर और जहाँ जहाँ भी लेखन का प्रारंभ बताते हैं, वो भी 3-3.5 हजार वर्ष का है ईसा से। तो इतना तो हमारा महाभारत का भी काल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महाभारत के समय भी ग्रंथ लेखन महाभारत का लिखा है, तो ये कोई कम काम नहीं है। जबकि उस समय कागज का रूप नहीं मिलता है,
कहते हैं कागज तो चीन ने बनाना शुरू किया, तो चीन से प्रारंभ होता है ईसा के 100-200 वर्ष पहले से, तो तब से आरंभ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ उससे पहले से ही महाभारत काल से ही पत्थरों पर लिखा जाता था। मृत पात्र थे, उन पर भी लिखा जाने के प्रमाण मिले हैं, बहुत कुछ संग्रह कहीं कहीं मिले हैं। और हमारे यहाँ झज्जर में एक गुरुकुल है, वहाँ पर बहुत बड़ा संग्रह है, इस तरह के मुद्राएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा संग्रह है वहाँ का भी। तो वहाँ भी बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो लेखन की प्रक्रिया हमारे यहाँ ही सबसे अधिक हुई है और बहुत समय से हुई है, आदि समय से ही। तो महाभारत काल से लेखन का प्रचलन थोड़ा अधिक है, क्योंकि अन्य अन्य जगहों में भी शुरू हो गया। अब महाभारत काल के बाद ही सिंधु घाटी के विषय में चर्चा करते हैं कि लेखन का एक हमें सबसे बड़ा प्रमाण वो भी मिलता है कि वहाँ भी पत्थरों पर, मुद्राओं पर बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, सभी लोग जानते ही हैं। उस पर बहुत ही अनुसंधान की अभी भी आवश्यकता है। तो अब महाभारत काल के समय की ही ये सिंधु घाटी सभ्यता है या उसके बाद की है, इस पर भी अभी चल रहा है। किसी ने तो ईसा से 7000 वर्ष पूर्व भी, मैं अभी पढ़ रहा था करीब महीने भर पहले कहीं, उसमें लिखा था 7000 वर्ष पूर्व। तो मुझे कुछ थोड़ा जचा भी, क्योंकि महाभारत काल के समय पर हमारी एक व्यवस्था बहुत अच्छी थी उस तरह की। और वही सिंधु घाटी के उसमें भी भवन जो मिलते हैं, जैसे बताते हैं कि वहाँ इस तरह के भवन थे, ये सब चीज़ें, तो ये महाभारत काल के पूर्व का भी हो सकता है, क्योंकि महाभारत के बाद का कोई भी इस तरह का वर्णन नहीं मिलता। ये तो बहुत बाद में अंग्रेजों के समय खुदाई हुई है, तब ये जानकारी हुई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी थी, नहीं तो बहुत समय तक पता ही नहीं था कि ये भी एक सभ्यता थी। तो ये सभ्यता नष्ट हुई है, तो महाभारत काल के शायद पहले से भी रही होगी, ये उसके बाद समाप्त हुई होगी। तो अब समय का विषय में तो सबके अलग अलग वो हैं, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता इस विषय में। तो मैं तो केवल ये है कि अपनी पांडुलिपि पर हमें आना है, तो लेखन की मैंने ये प्रक्रिया बताई। तो उसके बाद फिर बौद्धों के और जैनों के भी ग्रंथ लेखन का बहुत बड़ा कार्य है। इतना कार्य आपको अन्य किसी भी देशों में नहीं मिलेगा जितना हमारे भारत का लेखन कार्य है, क्योंकि बौद्धों के भी ग्रंथ लेखन का अब ये है कि भाई लेखन का आरंभ कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हुआ। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पत्रों पर लिखने का आरंभ हुआ है, तो इसीलिए पत्र कहते हैं। कागज़ का भी नाम हम हिंदी में या संस्कृत में पत्र ही बोलते हैं। तो पत्र ही है, जिसमें ताड़पत्र भी है, भोजपत्र भी है, और भी कई प्रकार के पत्र हैं। जैसे आसाम में चलता है सांची पत्र, तुला पत्र, अगरू की छाल पर लिखा जाता है। तो इस तरह के पत्र शब्द ही हमारे यहाँ प्रयोग है लिखने के लिए। तो पत्र पर लेखन, और पत्र भी एकदम प्राकृतिक। कागज़ तो कृत्रिम है, बनाया गया है, चाहे वृक्षों की छाल से बना हो या रुई वगैरह से या जो भी है। हमारे यहाँ वैसे कहीं कहीं मैंने सुना है कि रुई से भी कागज़ बनाने का हमारे यहाँ भारत में प्रचलन था, लेकिन कोई वैसे प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए मैं उसको कोई पक्का नहीं कह सकता उस चीज़ को। लेकिन कोई भी कार्य पहले हमारे यहाँ ही हुआ है। हम हटवादिता से नहीं कहते, किसी उससे नहीं कहते, लेकिन अगर आप शोध करेंगे तो वो चीज़ें हमारे यहाँ ही से मिलेंगी, सारी चीज़ें। तो बहुत सारे जैन ग्रंथ आप देखिए, कितने ग्रंथ इतने सुंदर लिखे हुए हैं और अभी भी बहुत सुरक्षित हैं, पुराने पुराने। और बहुत पुराने पुराने आपको राजस्थान और गुजरात और कर्नाटक वगैरह में भी सबसे अधिक सुरक्षित। और मैंने देखा कि जैन भंडारों में कपड़े से बांध के और बड़े सुरक्षित मिलते हैं, बल्कि जितनी सरकारी लाइब्रेरी हैं उनमें बड़ी लापरवाही है, खुली हुई रैक में रखे हुए हैं। मैसूर में देखा, क्योंकि हमारा पांडुलिपि का जो डिजिटाइजेशन का कार्य था, माइक्रो फिल्मिंग का, तो आरंभ पहले GOML गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी मद्रास से शुरू हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा सब खुली अलमारियों में रखे थे, धूल मिट्टी भी जा रही थी, सब पत्र टूट रहे थे, तो बहुत लापरवाही की स्थिति थी। ऐसे ही तंजौर में भी, क्योंकि मैं ही शुरू में गया था, ये करीब 88 की बात है, 1988 की, उस समय पर ये कार्य हमारा प्रारंभ हुआ था डिजिटाइजेशन का। उस समय ये डिजिटाइज नहीं होता था, माइक्रोफिल्म बनाते थे, ये CD वगैरह उस समय नहीं थी।
बहुत बड़ी एक 100 मीटर का एक रोल होता था, तो वो उसमें मशीन में लगा के और उससे फिल्म बनाते थे, जैसे फिल्म होती है कैमरे की। तो उसी वही हमारे यहाँ रोल है अभी भी, जो बाद में फिर ये क्रम चला है। तो वहाँ लाइब्रेरियों में बहुत ताड़पत्र इसी तरह से रखे हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट लाइब्रेरियों में वहाँ अच्छी सुरक्षा मैंने देखी, जैसे लाडनू में भी देखा, और उधर मूडबिदरी में गया था मैं एक बार कर्नाटक में, वहाँ उनके यहाँ भी बड़े अच्छी तरह से बांध करके रखे हुए थे। और राजस्थान में भी बहुत सारी लाइब्रेरियों में मैंने शुरू में देखा था, तो बड़े अच्छी तरह से लाल कपड़े में बांध के बहुत बढ़िया ढंग से रखते हैं। तो इस तरह से कागज़ नहीं भी था, तो उससे पहले ताड़पत्र पर और भोजपत्र पर, उत्तर भारत में जहाँ जहाँ भोजपत्र के पेड़ हैं वहाँ भोजपत्र पर भी लेखन की परंपरा। ताड़पत्र और भोजपत्र भी बहुत समय तक चलते हैं, जल्दी नहीं गलते हैं, बल्कि कागज़ जल्दी गल जाता है, ये भी बात है। तो उसी तरह से लेखन की परंपरा ये तो मिलती ही है। इसके अतिरिक्त एक हमारा मैं उदाहरण दूंगा, जैसे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के विषय में आप जानते ही हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी बनाई। अष्टाध्यायी में भी सूत्र दिया है उन्होंने, यवनाल लिप्याम में भी लिपि का शब्द का प्रयोग किया है। और इसके बाद जब इनके सूत्र पर महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने, तो कहते ना पतंजलि शेषावतार थे, तो वो सहस्त्र फण से ही उपदेश कर रहे थे और शिष्य लोग बाहर पढ़ रहे थे। उनकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक शिष्य ने देखा कि अंदर पता नहीं कौन बोल रहा है, क्या है, देख लिया उसने, तो वो देखते ही वो प्रेत बन गया, उन्होंने शाप दे दिया उसको। तो वही यक्ष या प्रेत के रूप में किसी वृक्ष पर बैठ करके वो महाभाष्य लिख लिख करके नीचे डाल रहा है, और अजाभक्षिता का वो महाभाष्य में वर्णन मिलता है ना। तो लिखने की परंपरा वहाँ भी देखो, वट के पत्र पर लिखा है उसने, तो ये भी एक लेखन का हमें महाभारत के बाद का ये वृत्त मिलता है। तो लिखने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से ही है, तो वट के पत्र पर भी लेखन का ये प्रकरण आता है। तो सभी हमारे यहाँ प्राकृतिक पत्रों पर लिखने की परंपरा थी, और इन लोगों ने जो कागज़ वगैरह बनाया, जैसा भी चीन में बना है, ये बहुत बाद में आई है। ये ईसवी सन के लगभग 100-200 वर्ष पुरानी है, बस इतनी ही है। तब उसके बाद कागज़ शुरू हुआ है, उसके बाद फिर लिखने का क्रम चलता रहा है। अब हम इसी चीज़ को लेते हैं, लिखने की जो परंपरा हुई, तो पांडुलिपि कैसे आई उस चीज़ से, तो उसको हम पहले ग्रंथ कहते थे। पांडुलिपि का तो नाम बहुत बाद में आया है, पहले हम ग्रंथ लेखन की परंपरा के विषय में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि महाभारत भी लिखा तो वो ग्रंथ था, वाल्मीकि रामायण भी लिखी गई तो वो भी एक ग्रंथ था, काव्य ग्रंथ हो या जो भी हो, महाकाव्य ग्रंथ। तो ये ग्रंथ के रूप में ही प्रचलन रहा इसका। अब पांडुलिपि की मुख्य चीज़ क्या है, पांडुलिपि शब्द का अर्थ क्या है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे सब लोग जानते ही हैं कि अंग्रेजी काल में ही इसका विशेष रूप से प्रचलन चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के पढ़ने की भी चर्चा लोग कह रहे हैं कि वो जेम्स प्रिंसप ने ही पहले ब्राह्मी लिपि पढ़ी, हमारे यहाँ पढ़ने वाले लोग भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसे ख़त्म हो जाते तो लिपि के ये सब चीज़ें सुरक्षित रहती भी कैसे। ठीक है, उनको नहीं मिले होंगे, बहुत ढूंढा होगा उन्होंने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे, क्योंकि गांव में, हर गांव में थोड़ी कोई खोजता है इतना। तो नाम जेम्स प्रिंसप का हो गया कि जिसने सबसे पहली बार ये पांडुलिपि, क्या नाम है, ब्राह्मी लिपि पढ़ी। तो ब्राह्मी लिपि हमारी प्रारंभिक लिपि हम मानते हैं। उससे पहले भी लिपियाँ तो बहुत हैं, जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है 64 लिपियों का, पन्नवणा सूत्र में भी 18 लिपियों का लिखा हुआ है, ललित विस्तर में 64 का। तो इस तरह से ये सब वर्णन से आपको मिलता ही है। लेकिन उसके पहले की जो लिपियां हैं उनका कोई हमें रूप नहीं मिलता है, इसलिए हम उनका ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। और लिखते भी होंगे उन लिपियों का, तो जब रूप ना मिलता तो हम उस चीज़ को क्या माने। हमें ब्राह्मी और खरोष्ठी से ही आरंभ मिलता है, तो ब्राह्मी लिपि से ही लिखने का प्रारंभ है। और ब्राह्मी भी उस समय की मिलती हैं तो वो पत्थरों पर ही मिल रही हैं, जो भी अशोक के शिलालेख हैं या जो भी हैं, तो उन्हीं पर ही हमें मिल रही है। लेकिन पांडुलिपि हमें उसकी नहीं मिल रही है।
अभी अभी सुनने में आया, जैसा हमारे सुरेंद्र जी ने भी बताया और मैडम से भी चर्चा हुई, तो कुछ ब्राह्मी लिपि की भी एक आध मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, पांडुलिपियाँ। तो ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि ब्राह्मी में भी लिखी हुई अगर मिलती हैं तो उसको सबसे पहले उसका ये स्कैन कराइए, डिजिटल ज़रूर कराइए, क्योंकि वो चीज़ लुप्त ना हो, हमें दिखाने के लिए आगे रहनी चाहिए कम से कम। क्योंकि उसमें पांडुलिपि है तो कोई हो सकता है संस्कृत का ग्रंथ ही हो, क्योंकि अधिकतर प्राकृत पाली के ही ग्रंथ या जो धम्म लिपियाँ वो लिखे गए हैं उनके बौद्ध धर्म के शिलालेख वगैरह, उनमें सारे अक्षर नहीं हैं। इसलिए ब्राह्मी पढ़ाते समय सारे अक्षर भी लोग नहीं बताते हैं, री लरी का प्रयोग नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो इसी कारण से ये चल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि उस लिपि, उसको पांडुलिपि को जल्दी से जल्दी लाइए और उसमें देखिए, हो सकता है इसका रूप, प्राचीन रूप मिले। वैसे हमें री के रूप मिले हैं जो हम पढ़ाते भी हैं, और आपने भी री का तो दिया है अपनी पुस्तक में, लेकिन री का नहीं है उसको भी जोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको दे दूँगा, वो भी मिला है। तो इस तरह से ब्राह्मी से हमारा प्रारंभ हुआ है, और ब्राह्मी के बाद फिर सभी क्षेत्रों में जैसे जैसे ब्राह्मी के गुप्त काल तक का समय जो है परिवर्तन भी बहुत आए, और गुप्त काल के बाद वो गुप्त लिपि के रूप में ब्राह्मी का रूप आया, फिर कुटिल, और कुटिल के बाद फिर नागरी लिपि। नागरी के भी दो रूप हुए, उत्तर भारत में देवनागरी और दक्षिण में नंदी नागरी। और इसी के साथ ही शारदा लिपि का भी आरंभ है। सिद्धमातृका, शारदा, उसको सिद्धमातृका भी कुछ लोग कहते हैं, पर सिद्धमातृका एक पूर्व लिच्छवी और उत्तर लिच्छवी भी है नेपाल की लिपि, तो उस उत्तर लिच्छवी को भी कहते हैं सिद्धमातृका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसी तरह से पुराने लेखन के हिसाब से ही हम उस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ किस तरह का लेखा है। अब जैसे शारदा की भी पुरानी जो आपको बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट मिलती हैं, गिलगिट की मिलती हैं, तो वो भी बहुत पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है। तो उनकी लिपि भी अभी पढ़ने में साफ नहीं आती है शारदा की तरह। नाम तो शारदा दिया है, लेकिन पढ़ते समय जब हम देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल आर्काइव में रखी हुई हैं, उनकी एक प्रति भी हमने मंगा के हमने देखा, वो हमको भी पढ़ने में बड़ी कठिन लगी शारदा की। तो उस समय की शारदा भी और देवनागरी भी बहुत अंतर है, जिसको हम प्राचीन देवनागरी कहते हैं। और ये तो एक लेखन की प्रक्रिया हमारी चलती रही इसी तरह से। तो लेखन के साथ साथ फिर ये मुग़ल काल में भी बहुत अरबी फ़ारसी में भी लिखने का क्रम चला, तो लेकिन उस समय भी लेखन की प्रक्रिया ये चली। तो पांडुलिपि कभी नाम नहीं हुआ, उनके यहाँ चाहे किताब के रूप में नाम चला और हमारे यहाँ ग्रंथ के रूप में नाम चला। तो लेखक एक मूल ग्रंथ लिखता था, उसके बाद उसकी प्रतिलिपियाँ होती थी। तो लिखने की प्रक्रिया थी, इसीलिए अभी आज हमारे यहाँ चर्चा हुई प्रतिलिपि के ऊपर भी। तो प्रतिलिपि वो ही थी, क्योंकि पांडुलिपि की जो ग्रंथ की जो लेखने की हम दूसरी प्रति बनाते थे, उसी का नाम प्रतिलिपि कहा जाता था। आज हम हर चीज़ को प्रतिलिपि कह देते हैं, जबकि वो छाया लिपि होती है उसको भी हम प्रतिलिपि कह देते हैं कि जी ये उसकी प्रतिलिपि है। तो इसी तरह से प्रतिलिपि का भी रूप ये उसी तरह से ग्रंथ के बाद आया है। तो बहुत समय तक, उस समय भी हम उसको पांडुलिपि नहीं कहते हैं। पांडुलिपि का क्रम जो आया है वो बहुत मुग़ल काल के भी बाद अंग्रेज़ों के समय पर पांडुलिपि का रूप आया है, और उसको हम लोग यही बताते हैं कि जी वो अंग्रेजी से दिखाते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैनुअल माने हाथ से लिखी हुई चीज़ या हाथ से किया हुआ कोई भी कार्य मैनुअल माना जाता है, और मशीन से किया हुआ मशीन का होता है। तो उसी तरह से मैनुअल के रूप में, और स्क्रिप्ट माने लिपि लिखने के रूप में। तो इसी को ही हस्तलेख, पांडुलेख या वो तब कहते हैं जो भी है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। वो हमारे यहाँ से गया हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट का भी शब्द, वो वहाँ से हमारा पांडुलिपि नहीं आया है, बल्कि हमारी पांडुलिपि से वो गया है। उसी की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने कहा ना मनुष्य MANUS मनुष्य हैं, स्क्रिप्ट क्रिप्ट, तो अंग्रेजी में साइलेंट होते हैं कई अक्षर। बा को आप साइलेंट मान लीजिए, मान लो,
तो वो मनुष्कृत है। मनुष्कृत माने मनुष्य के द्वारा की हुई या लिखी गई, ये है मुख्य रूप से। है क्लिप्त वेद में ही प्रयोग होता है, तो वो भी है। तो लेकिन हम ला नहीं है तो हम कृत मान लेते हैं, पा को हटा देते हैं, मनुष्कृत मैनुस्क्रिप्ट है, और टी से टा भी बनता है, ता भी बनता है। उनके यहाँ तो शब्द का है ही है, संबंध ही नहीं है उनके यहाँ। तो हर चीज़ एक से ही अनेकों चीज़ वो प्रयोग में करते हैं, और संदेह भी हो जाता है इसी कारण से। तो मनुष्कृत से ही वो मैनुस्क्रिप्ट शब्द आया है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, और पांडुलिपि, अब जैसे आपने भी एक आयुर्वेद का उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। वैसे भी पांडु रोग है, पांडु रोग पीलिया को कहते हैं, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, कामला भी उसका नाम है। तो पीला पड़ जाना, तो आप देखते हैं पुरानी लिखी हुई पुस्तकें पीली सी तो हो ही जाती हैं। और पांडु हम जीर्ण को भी कहते हैं, बहुत पुरानी हो गई ये, जीर्ण शीर्ण हो गई, तो उस शब्द से भी वो पांडुलिपि, पांडु शब्द का प्रयोग है वहाँ पर। तो कोई भी कागज आप देखेंगे अभी सफ़ेद लग रहा है, लेकिन 50-100 साल बाद देखेंगे उसको तो पीला पड़ा हुआ मिलेगा। तो इसलिए पांडुलिपि शब्द हमारा ही है, और पहले हम उसको ग्रंथ के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में उसको हमने पांडुलिपि का रूप दिया है। तो ये पांडुलिपि का क्रम इसी तरह से है, और वही पांडुलिपि हमारे यहाँ क्रम से विकसित हुई है। तो जैसे हम लोग पत्र पर लिखते थे, तो ताड़ पत्र पर, जगह जगह अपने अलग अलग, जहाँ जहाँ ताड़ का पेड़ होता है वहाँ ताड़ पर लिखते थे। अधिकतर समुद्र के किनारे, दक्षिण में, पूर्व में, उधर उड़ीसा बंगाल वगैरह साइड में अधिक होता है, तो वहाँ ताड़ पत्र पर लिखते थे। और उत्तर भारत में भोजपत्र बहुत होता था, पूर्वी भारत में भी उधर भी होता था, तो भोजपत्र पर लिखने की परंपरा रही। और इसके साथ साथ फिर हमारे यहाँ लेख ताम्र पत्र पर भी, रजत पत्र पर भी, स्वर्ण पत्र पर भी लिखने का मिलता है। मुद्राओं पर भी लेखन की परंपरा पहले से ही राजा महाराजाओं की परंपरा रही है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, इस चीज़ को भी लोग ध्यान नहीं करते हैं, पत्र व्यवहार पहले भी होता था। सतयुग में, त्रेता में भी राजा महाराजा हमेशा से रहे हैं, तो राजा महाराजाओं के पत्र व्यवहार होते थे, निमंत्रण पत्र जाते थे, संधि पत्र जाते थे, दूत लेकर के पत्र जाया करता था। तो वो कपड़े पर लिखे हुए होते थे, क्योंकि कपड़े पर एक लंबे से लंबा लिखा जा सकता है, और उसको लपेट करके ले जाने में भी सुविधा होती थी। तो जैसा आजकल भी नाटकों में दिखाते ही हैं, तो लेखन की ये भी एक परंपरा का उदाहरण है। अब चाहे वो चीज़ अब नहीं मिल रही हो, लेकिन ये परंपरा थी। यही नहीं है हर कार्य मौखिक ही चल जाएगा, तो कुछ कार्य लेखन के होते ही थे। और जैसे आज भी हम डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज वगैरह सब देखते हैं, पत्र हमारे प्रशासन के लेखन के होते ही हैं, तो ऐसे ही उस समय भी कुछ ना कुछ लेखन के होते होंगे कि भाई इतना साम्राज्य है, इतनी भूमि है उनके, ये हमने उनको दी। और फिर जैसे कवियों का सम्मान करते थे तो उनको पत्र भी देते थे, सम्मान पत्र भी दिए जाते थे। तो लेखन की उस समय की भी ये परंपरा है, उसका हम उल्लेख नहीं करते। वही चीज़ आपने बताया। देखिए, हाँ ये देखिए, बिल्कुल। अब ये चीज़ जो है आपके सामने प्रत्यक्ष है, देखिए। तो कितना, मैंने तो देखा नहीं था, चलिए आज आपने ये भी मुझे दिखाया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है इस विषय में, कि मैं तो केवल चर्चा से ही जानता हूँ, जो अपने कहानी रूप में सुनी पूर्वजों से, गुरुजनों से, लेकिन ये आप लोगों ने साक्षात भी दिखाया। देखिए, इस तरह के पत्र भी ऐसे ही जाते थे, गोल भी लपेटे होते थे, और ऐसे भी लंबी लंबी, जैसे आप जन्म पत्री भी देखते हैं, बहुत लंबी लंबी होती थी, तो इसी तरह से जाते थे। तो लिखने की परंपरा ये, तो इसी तरह से हमारे पांडुलिपियों का क्रमिक 250 मीटर लंबी जन्म। हाँ बिल्कुल, एक ही जन्म देखिए ये चीज मैं तो केवल बोल ही रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ मुझे प्रत्यक्ष मिल रही है, देख करके बहुत ही आनंद आ रहा है। देखिए, और देखो कितना सुंदर लिखा है। हमारे पूर्वज लोग, हमारे पिताजी भी बनाते थे हाथ से, तो इसी तरह से उस पर हाशिया रेखा खींचना, उसमें रंग भरना, और जो चक्र बनाते थे, जन्मांग, लग्न चक्र वगैरह सब मिलेगा ना, ये देखिए आप, उन सब में भी रंग भर भर करके, ये बहुत आगे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो चक्र आएगा ना, उसमें रंग भर भर करके बनाते थे, प्रकार से जैसे बनाते हैं। इतना सुंदर, इतनी बहुत है, बस ज्यादा मत खोलिए, कभी खराब ना हो जाए।
नहीं नहीं बार बार खराब बस बस इतना ही रहने दो, कोई नहीं, इतना भी देख लिया बहुत है, कम से कम हमें साक्षात तो मिल रहा है ये देखने को। 250 मीटर लंबी है। बहुत बहुत सुंदर। देखिए आपने तो ये समझ लो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपने साक्षात कर दिया, प्रमाणित कर दिया। प्रमाणित कर संदीप दिया। भाई कहते जा रहा उसका आपने बोला। मैं तो एक अनुमान से बोल रहा हूँ जो भी चीज है लेकिन आपने वो चीज साक्षात कर दी। अब मुझे तो समझ लो इतना आनंद आ रहा है कि क्या कहूँ मैं, और कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा है कि ये सब देख देख करके ही मन कर रहा है। इतना अच्छा संग्रह आपने ये रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर। सुरेंद्र जी का प्रयास हाँ। और उनकी टीम का। तो ये जन्म पत्री बनाने की बहुत पुरानी ही परंपरा है। हमारे ज्योतिषी लोग राजाओं का प्रतिदिन का हिसाब बनाते हैं। तो इसीलिए हमारे गणित की परंपरा में आप देखिए कितनी चीजें आज लोग नहीं देखते इतना, कि विंशोत्तरी दशा, महादशा है, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक जाते थे। तो इतने सूक्ष्म में आपको घंटे मिनट तक का भी समय निकल आता था। तो राजा की जो दिनचर्या बताते थे तो वो प्रति दिन की, प्रति घंटे की, कि आज सवारी आपकी वहाँ से निकलेगी और वहाँ ये घटना होगी, ये सारी चीज़ें भी बताते थे ज्योतिषी। तो गणित की प्रक्रिया से भी और कुछ साधना भी होती थी। आज ज्योतिषियों की बात बहुत सी सफल नहीं होती है, उसका कारण गणित की प्रक्रिया तो है लेकिन उतनी सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि इसमें अब जैसे वो अष्टवर्ग वगैरह भी हैं, उनके 10 बल, विंशोपक बल, बहुत प्रकार के बल भी हैं, और षोडश वर्ग। इतना कोई कुंडली तो बना देते हैं आजकल, उससे कंप्यूटर से खूब लंबी चौड़ी बन जाती हैं, जैसे ये 250 मीटर की है, वो सारी चीज़ें मिनटों में बन जाती हैं, जिसको महीनों क्या सालों लग जाएंगे इतनी सब बनाने में 250 मीटर की कुंडली को। तो उनमें ये सारी चीज़ें वो ज्योतिषी लोग जो राजाओं के होते थे वो ये सारी चीज़ें देखते थे, तब प्रतिदिन का, प्रति घंटे का भी उनका समय बताते थे। तो ये सब प्रक्रियाएं हमारे राजा महाराजाओं के समय की हैं। तो वो सभी क्रम, उसी क्रम से हमारे यहाँ ये पांडुलिपियों का क्रम चल रहा है। तो पेपर बहुत बाद में आया है, तो पहले ताड़पत्र पर, ताड़पत्र के पहले कपड़े पर भी चलती थी, कपड़े से बाद ताड़पत्र आया, ताड़पत्र के बाद इधर भोजपत्र भी है, और आसाम में सांची पत्र, तुला पत्र का मैंने चर्चा की है। और वो ये सारी चीज़ें, वैसे बहुत कुछ चीज़ें तो सत्येंद्र की उसमें भी बहुत चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं उस पुस्तक को, बस हाँ जी उतना उतना पढ़ लिया काम के लायक, बहुत चीज़ें दी हुई हैं उसमें। फिर पांडुलिपि में और भी बहुत सा अंतर आया। अब जैसे पांडुलिपि के आकार की भी, आधार और आकार की भी बहुत सारे प्रकार मिलते हैं। जैसे पांडुलिपि, अब जैसे तालपत्र है, तालपत्र भी 2 प्रकार का है, श्रीताल और खरताल। तो श्रीताल का प्रयोग ज़्यादा है, खरताल का कम है। तो श्रीताल में थोड़ा वो चिकना पत्र होता है और अच्छा होता है, तो उस पर अधिक पांडुलिपियाँ मिलती हैं, और खरताल पर कम मिलती हैं। तो इस तरह से 2 पत्र ये भी हुए। फिर इनकी आकृति का, अब ये देखो उसमें बहुत सारी आकृतियों का भी वर्णन दिया है। ये मत्स्याकार की है, कि ये उसकी है शुंडाकार की है, ये अलग अलग कूर्म के आकार की है। इस तरह की भी पांडुलिपियों का आगे आगे ये हमारी कलाकारी शुरू हुई। तो बहुत प्रकार की, वो 7-8 प्रकार की पांडुलिपियों का वर्णन मिलता है, उसमें सत्येंद्र की पुस्तक में भी दिया हुआ है। और अब चित्र तो यहाँ मेरे पास नहीं है, मैं 1-2 उधर जो NMM की वो निकली है विज्ञान निधि, उसमें भी कुछ दिए हुए हैं प्रकार के, और इनका भी संग्रह करना चाहिए। ये भी जो है देखने को मिलेंगी अगर इस तरह की मिलें पांडुलिपियाँ। और गोल आकार में भी कुछ पांडुलिपियाँ मैंने देखी, गोल आकार में भी बनी हुई। तो इस तरह से हम उसमें भी पांडुलिपियों का प्रकार में भी अंतर होता गया। ऐसे ही लेखन की प्रक्रिया में भी बहुत से अंतर आए हैं। जैसे कहते हैं ना त्रिपाठी, चतुष्पाठी, त्रिपाठी और पंचपाठी 2 ही का उल्लेख मिलता है, लेकिन अब यहाँ दिखाने की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन मैंने सप्तपाठी भी मिली आसाम में, उसका मैंने हमारे यहाँ संकलन में है, मैंने वो निकाल के रखी हुई है। तो है सप्तपाठी और चतुष्पाठी भी मिली, तो उसका भी उल्लेख हुआ। तो अब ये पांडुलिपि के देखो, ये भी एक क्रमिक विकास का ही रूप है कि लिखने की प्रक्रिया। अब उसमें क्या है,
त्रिपाठी में क्या है, बीच में श्लोक मूल पाठ, ऊपर नीचे टीका, ये त्रिपाठी हो गई। चतुष्पाठी में दिया हुआ है जैसे मूल श्लोक बीच में और ऊपर नीचे 3 हो गए और एक साइड में और हो गई, वो चतुष्पाठी हो गई। और जो दोनों साइड हो गई वो पंचपाठी हो गई। और सप्तपाठी जो है उसमें क्या है कि बीच का श्लोक मूल है ही है, उसमें कई टीकाएं हैं। तो कई टीकाओं को कैसे लिखा है, तो ऊपर नीचे तो एक ही टीका हो गई, इधर उधर एक टीका हो गई, तो हैं, और ऊपर नीचे उन्होंने एक एक और दिया है, वो इस तरह से सप्तपाठी हुई। अब जैसे यहाँ बोर्ड भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये समझ लीजिए ऊपर नीचे जैसे लाइन लगाएंगे ना, तो पंच तो ऊपर नीचे ही हो गए, बीच में मूल, 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से अलग, और उनका अक्षरों का भी अंतर है, छोटे बड़े उस तरह से करके, जिससे अलग मालूम पड़े सप्तपाठी। तो अब वो सप्तपाठी के क्रम में ये भी एक क्रमिक विकास के क्रम में चला है। तो सप्तपाठी का और चतुष्पाठी का कहीं कोई वर्णन नहीं है, पर अभी वो क्या नाम, वसंत भट्ट जी गुजरात वाले, जो पांडुलिपि का पुस्तक भी वो तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने वो पुस्तक तैयार करके मुझे दी है छापने के लिए। तो उसमें मैंने उनको कहा, मैंने कि सर एक ये भी आप इसमें जोड़िए सप्तपाठी का भी, मैंने कि चित्र मैं दे दूंगा, क्योंकि सप्तपाठी मिल रही है तो एक चीज़ और जुड़ जाएगी। तो ये मैंने आपको एक नई चीज़ और फिर यहाँ इसीलिए बताई है कि वो चीज़ मिल रही है हमें, तो इस तरह की। और इसको मैं तो एक बात ये भी कहूँगा कि जैसे हमारी ये लेखन की परंपरा चल रही है पांडुलिपियों की, इसको आगे गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी लेखन का कार्य अभी भी चल रहा है, वहाँ लोग कर रहे हैं, मुझे कई लोगों ने कहा है, सूचना भी दी है। तो यहाँ भी मेरे विचार से लिखने का कार्यक्रम चलना चाहिए पांडुलिपि का, तो इसको भी आप शुरू करवाइए और तत्त लिपियों में भी करवाइए, क्योंकि आगे चल के, अभी तो चाहे ये ग्रंथ रहेगा लेकिन आगे ये भी पांडुलिपि बन जाएगी। पांडुलिपि भी तो ऐसे ही बनी है, उसका भी काल निर्धारण जो अभी किया गया है वो 75 वर्ष का किया गया है। तो 100 या 75 वर्ष बाद कोई भी लेख जो है वो पुराना हो ही जाता है, तो पांडुलिपि का रूप हो जाएगा। तो ये हमारे आगे की पीढ़ी के लिए भी चीज़ मिलती रहेगी, नहीं तो डिजिटाइजेशन में ही रह जाएगी और जो पुरानी है वो नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि लेखन की भी परंपरा आप यहाँ भी आरंभ करवाइए, इसके साथ साथ में लिपि भी सिखाइए और सभी लिपियों में ट्रेंड करके और लिखने का भी अभ्यास कराइए, तो और भी उत्तम हो जाएगा। तो इसी तरह से, और पाठ्यक्रम की बात तो चली थी, जो भी कई महीने हो गए शायद, तब मुझसे सुरेंद्र जी ने चर्चा की थी, पाठ्यक्रम भी मैंने उनको भेज दिया था, मैंने कि इस तरह से आप कीजिए, उसमें कुछ संशोधन और भी कर देंगे जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी। तो स्कूलों में भी पाठ्यक्रम ये चले, इसके लिए आपका बहुत ही प्रयास सराहनीय है, और मैं ये कहूँगा जो भी हमसे सहयोग होगा हम इसके लिए भी सहयोग करेंगे। अब चाहे आप हमारी संस्था से मिल कर के करें या यहाँ के ही शुरू आरंभ तो करा दें, जैसे भी हो, लेकिन बाद में मेरा ये कहना रहेगा कि आप यहाँ जो बोर्ड है, बोर्ड में ही इस चीज़ को रखिए कि बोर्ड के ही द्वारा, क्योंकि वो अधिक प्रमाणिक होगा, क्योंकि बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से जो चीज़ चलेगी वो अधिक प्रमाणिक होगी। क्योंकि अब देखिए हर विश्वविद्यालय में पांडुलिपि का भी पाठ्यक्रम आरंभ हो गया है। क्यों प्रारंभ हुआ है? पहले सब लोग कि जी हमने इसका अलंकारिक पक्ष, हमने इसका छंद का पक्ष, हमने इसके रीति का पक्ष, हमने इसके फलाने गुण का पक्ष ले करके अनेक शोध कार्य होते रहे पीएचडी के, इस तरह से। तो उसमें क्या हुआ कि भाई उसने उस पर काम किया हुआ, उसका कुछ लिया और अपने उसमें कट पेस्ट कर दिया, वहाँ से कॉपी कर करके, तो वो चीज़ें पकड़ी जाने लगी। तो पिछले साल से यूजीसी ने भी ये कर दिया कि भाई ये सब चीज़ें नहीं हो, तो उसने पांडुलिपि का यूजीसी ने भी सभी विश्वविद्यालयों में अब शुरू कराने के लिए कहा है। तो अब मैं ये देखता हूँ मेरे पास बहुत पांडुलिपि के बच्चे आ रहे हैं कि हमें वो दे दीजिए, एक पांडुलिपि दे दीजिए, पांडुलिपि। तो पांडुलिपि का कार्य सभी विश्वविद्यालयों में चल रहा है, तो उसको अधिक प्रमाणिक रहेगा कि किसी भी विश्वविद्यालय से या बोर्ड से वो चीज़ चलेगी तो और भी उत्तम रहेगी। क्योंकि हमारी संस्था ठीक है मिनिस्ट्री की है
और वैसे उसका कोई किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई भी मान्यता नहीं है, लेकिन ये सभी लोग मान ही रहे हैं कि पहले काम हमारे यहाँ शुरू हुआ डिप्लोमा का भी और इन सब चीज़ों का, तो इसलिए हमारे को आधार लेकर के लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तक कि उदयपुर में जो ये संस्था है धरोहर, उन्होंने तो बहुत से बच्चों से जो अपने यहाँ मतलब उन्होंने जगह जो निकाली थी उसमें भर्ती कर रहे थे कि आप पांडुलिपि का कोर्स करके आइए वहाँ से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से। तो हम तो यही समझते हैं कि हमारी मान्यता बिना मान्यता के भी मान्यता ही हो रही है, जो भी समझिए। तो इसलिए अभी तो किसी भी प्रकार से आप आरंभ कर दीजिए, चाहे हमारे सहयोग से कीजिए, और लेकिन इसको एक प्रामाणिक रूप किसी भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड के द्वारा उसको लीजिए, तो वो एक संस्था और भी प्रामाणिक रहेगी। तो इस विषय में और विषय तो बहुत सी हैं चर्चा की, इन सब में समय भी बहुत हो रहा होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं कहने को तो बहुत कुछ है, तो मैं यही विराम करूँ, आप लोगों की आज्ञा हो तो। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और इसके साथ मैं ये भी एक चर्चा करूंगा कि अभी चर्चा हो रही थी, जैसे हम घन पाठ के विषय में हमने एक फॉन्ट भी बनाया है, तो जो दुर्लभ मतलब ग्रंथ हैं, जैसे अभी तक छपे ही नहीं है, जो अभी मैंने विकृति पाठ की चर्चा भी की थी, तो विकृति पाठ के कहीं से भी अभी तक प्रकाशन नहीं है, उसके प्रकाशन का भी कार्य आपके यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक भी वेद के छात्र हाथ से लिख लिख करके ही घन पाठ वगैरह को पढ़ रहे हैं, क्योंकि संहिताएं तो छपी हैं, पद पाठ भी कुछ के छपे हैं, कहीं कहीं से पद भी पूरे नहीं मिल रहे हैं, और क्रम पाठ तो किसी का भी नहीं छपा है लगभग। तो इसलिए क्रम और क्रम के बाद अष्ट विकृति पाठों को भी, ये भी एक दुर्लभ चीज़ है, और नई समझिए प्रकाशन में आ जाएगी, तो कितने ही लोग सुनते तो हैं लेकिन कैसे वो हैं उनको देखने का अवसर नहीं मिलता है। तो अगर उनके ग्रंथ भी छप जाएंगे तो ये भी एक लोगों को उसके प्रति रुचि बढ़ेगी। बहुत सुंदर व्याख्यान गुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा।